तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतिहास में जितने भी मोनार्कियल स्टेट थे, चाहे वो हर्यंक डायनेस्टी से लेकर के और हम लोग चेदी डायनेस्टी तक देख चुके हैं। यानी कि इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक इसके बाद का सेक्शन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिस समय भारत में ये इतिहास चल रहा था, जो अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री, ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न में सिचुएटेड थी, उस समय विदेशों में यानी जो फॉरेन में कुछ किंगडम्स, कुछ अम्पायर्स काफ़ी इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। उनमें से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये पर्सियन अम्पायर है जो यहाँ पे पर्सियन अम्पायर हुआ करता था, गल्फ ऑफ जो पर्सिया है, ठीक है, जो आज का ईरान है जिसे कहते हैं ये, और एक ग्रीक का अम्पायर हुआ करता था। हालांकि ये समय समय राजाओं के हिसाब से ये मैप चेंज होता गया है, बट मैं आपको ऐसे बना कर दिखा रहा हूँ। यहीं पर मेसोडोनिया हुआ करता था, ठीक है, वहीं का अलेक्जेंडर फिर बाद में सबको जीतता है, तो वो बात की कहानी हम आगे चलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि जो ये ग्रीक्स और पर्सियन आपस में इनका कन्फ्लिक्ट ढेर सारा होता था, और इधर यहाँ पर इंडिया का साम्राज्य हुआ करता था, मौर्यन अम्पायर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये सारा। और यहाँ पे खैबर पास हुआ करता था, और इस तरफ से पर्सियन अम्पायर और ग्रीक आपस में इनमें राइवलरी होती थी, प्रतिद्वंद रहता था कि कौन जीतेगा एक दूसरे को ले, मतलब युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब हमें जानना है कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य था, या प्री मॉडर्न सोसाइटी की भी बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के पहले से ही अगर आप देखेंगे तो मौर्य तो काफ़ी बाद में 321 बीसी के आसपास आपको हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन उससे पहले भी जब हरियंक और जब महाजनपद का समय हुआ करता था, तो उस समय यानी कि जो 6th सेंचुरी बीसी बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब हम लोग पढ़ते हैं, उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया काफ़ी फ्रेगमेंटेड था ना, मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हुआ करती थी, और खैबर पास से व्यापार होता था, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो जो पर्सिया के राजा थे, मतलब इस समय क्या हुआ था, भारत में ईरान या पर्सिया से कुछ लोग आए थे। हालांकि वो अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, या फिर ट्रेड रिलेशन के लिए आए थे, या कल्चरल रिलेशंस के लिए आए थे। इतिहास में काफ़ी इसमें डिबेट है, लेकिन कुछ राजा जो पर्सिया के हैं वो भारत में आए थे, और इसे इतिहास में हैखेमेनी इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। हैखेमेनियन अम्पायर या ऐसे ईरानियन अम्पायर, ये आपको किताबों में देखने को मिलेगा, हैखेमेनी, ठीक है, हैखेमेनी का इन्वेजन भी कहा जाता है। ये लोग रसिया के रहने वाले, पर्सिया के रहने वाले थे। पर्सिया मतलब आज का जो ईरान का आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें साइरस एक राजा होता है जो पहला फॉरेनर था जो अपना एक्सपेडिशन अभियान लेकर के आता है भारत में। इसने कपिशा, जो आज अफ़गानिस्तान में सिटी है, बामियान के आसपास का क्षेत्र, काफ़ी इतिहास में काफ़ी प्रॉस्पर सिटी इसे माना जाता था, तो इसको वो डिस्ट्रॉय करता है। और बस इतना आपको याद रखना है, जो साइरस था वो जो इंडस रिवर है उसके वेस्टर्न पार्ट में ही रहता है, यानी ईस्टर्न पार्ट में वो नहीं आ पाता है, तो साइरस हो गया। और साइरस के बाद उसका जो ग्रांडसन होता है जिसका नाम होता है डायरियस फर्स्ट, तो ये भी भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ कुछ आता है। हालांकि इतिहास में काफ़ी द्वंद्व है इसको लेकर के। तो 515 बीसी के आसपास, तो यहाँ पे देखो 588 से लेके 530 के आसपास ये बीसी का समय है। यानी कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब हम लोग 7th ट्रेडिशन पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं, तो उस समय भी ये लोग ये आक्रमण हो रहे थे। तो ये एनेक्स करता है पंजाब को। हालांकि कई सारे इतिहासकारों में बहुत, अगेन मैं कह रहा हूँ कि टॉलमी, प्लिनी और इथेरियन सी, बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू है। भारत के इतिहासकार भी डिफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो है कि इसने पंजाब तक ही आ गया था। ये वेस्ट ऑफ इंडस था। देखो ये लोग जितने भी थे ये इंडस के वेस्ट में ही थे, ईस्ट में नहीं आए थे। और इसको माना जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न में था। और जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो इसने अम्पायर बनाया था डेरियस ने, उसमें से लगभग डेरियस के जो टोटल ऐसा माना जाता है कि जो डेरियस था इसके 28 प्रोविंस थे, इसके 28 गवर्नर हुआ करते थे, जिसमें से जो 20 गवर्नर थे या 20 छत्रप थे वो केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो आसपास का रीजन है यहीं से हुआ करते थे। मतलब ये काफ़ी क्लोज आ गया था, आपको ये ध्यान में रखना है। और लगभग 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड, टैलेंट का में एक टैलेंट में लगभग 50 किलो होता है। हालांकि अगेन ये काफ़ी पुरानी प्राचीन मापन की पद्धति है। तो इतना गोल्ड इसे ट्रिब्यूट में दिया जाता था।
मतलब इसका तो यही फिर मतलब हुआ कि इसने अपना अम्पायर जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में पेनिट्रेट कर दिया था और वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये अपने जो आर्मी होती है उसमें इंडियंस को, भारत के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कराता है और जो ग्रीक्स से फिर लड़ाई करता है। तो ग्रीक में जब भी ये अभियान लेकर के जाता है तो उसमें इंडिया के सोल्जर भी जाते हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। अच्छा, जो भारत में ये पर्शियन या हेकेमेनी एम्पायर आया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इसका ट्रेड पे इम्पैक्ट हुआ, इंडो ईरान का ट्रेड अच्छा हुआ, खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो अशोक ने इतने सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं वो शायद डेरियस से प्रभावित होकर के बनाए हैं। जैसे एक शब्द मिलता है दिपी, दिपी जो ईरान या पर्शियन शब्द है, इसी तरह भारत इसका भारतीय वर्जन लिपि है। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 35% शब्द हैं ईरान या पर्शियन लैंग्वेज में, वो 35% जो वैदिक लैंग्वेज यानी संस्कृत वगैरह से मिलते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि 326 के आसपास, 300 से 23 के आसपास ये वाला जो समय होता है, इसमें अलेक्जेंडर आते हैं खैबर पास से। जो तक्षशिला के राजा आम्भी होते हैं वो उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और फिर झेलम में डिफीट करते हैं ये राजा पोरस को, और राजा पोरस को हराने के बावजूद भी उनसे काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। और फिर ब्यास में आते हैं, लेकिन फिर नंद, जो उस समय भारत में नंद वंश रहता है ना, तो उससे ये लड़ाई नहीं करते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि होम सिकनेस होता है और इतिहासकार कई सारे लोग कहते हैं। और मौर्य में जो है चाणक्य और कि अपनी सेना में किसी को भेज देते हैं। ये इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग फैक्चुअली देख रहे हैं तो इतना है। और बस जब सिकंदर लौट रहे होते हैं तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अपने जो इनका एम्बेसडर के रूप में, अपने गवर्नर के रूप में सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर अपॉइंट करके जाते हैं। तो ये बेसिकली हो गया है क्या, हम लोग देख रहे थे हेकेमेनी एम्पायर देखा और फिर ये ग्रीक्स वाला मैसेडोनिया वाला अलेक्जेंडर को भी देख लिया। हालांकि अलेक्जेंडर को हमने नंदवंश के समय भी देखा था, लेकिन अब हमें कुछ और देखना है। जैसे जो ये अलेक्जेंडर यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को बसा करके जाता है, तो इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं इनको इंडो ग्रीक्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग इंडो ग्रीक्स, शक, पहलव, कुषाण ये सब